Class ninth English, Unit number 3, Daffodils. Exercise MCQs. Choose the correct option for each question. Number 1. What is the primary theme of the poem Daffodils? Daffodil यानी कि आबी नरगिस की नज़म का मरकज़ी ख़्याल बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि कुदरत या फितरत की हुस्न के बारे में ये नज़म है। सेकंड वन है, टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। नज़म के शुरू में शायर अपने आप का मुआवजना किस कुदरती अंसर से करता है, तो वो अपने आप का मुआवजना एक बादल से करता है, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है, क्लाउड। थर्ड वन है, वेयर डज द पोइट सी द डेफोडिल्स, यानी कि शायर आबी नरगिस को कहाँ देखता है, तो सी ऑप्शन ठीक है, बिसाइड अ लेक। फोर्थ वन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डेफोडिल्स, यानी शायर आबी नरगिस की हरकत को कैसे बयान करता है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यानी कि वो फूल झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। फिफ्थ वन है, टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंटिन्यूस स्ट्रेच, यानी कि नरगिस के जो फूल मुसलसल फैले हुए थे, बहुत वसी रकबे पे थे, तो वो शायर उनको किस चीज़ से कंपेयर करता है, उनका मुवाजना किस चीज़ के साथ करता है, तो इसका बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ठीक है। वो समझता है कि जैसे ये इस तरह एक तारों भरी रात हो, आ स्टारी नाइट। उसके बाद सिक्स वन है, हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोइट एस्टिमेट ही सा एट ए ग्लांस, एक नज़र में शायर ने अंदाज़न कितने आबी नरगिस देखे, तो उसका अंदाज़ा था कि वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स थे, तो सी ऑप्शन ठीक है। सेवंथ वन है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोइट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स, शायर जब आबी नरगिस को देखता है तो शुरू में उसकी फीलिंग जो थी वो क्या थी, तो पहले तो अपने आप को वो तन्हाई महसूस करता है ना, यानी कि फूलों को देखने से पहले उसकी फीलिंग क्या थी कि वो बिल्कुल लोनली फील कर रहा था, तन्हा महसूस करता। सेकंड ऑप्शन ठीक है। एट वन है, व्हाट इफेक्ट डू द डेफोडिल्स हैव ऑन पोइट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, यानी कि बाद में शायर जब उनको याद करता है तो उसके मूड के ऊपर क्या असर पड़ता है। सी ऑप्शन ठीक है, दे ब्रिंग हिम जॉय, यानी कि वो उसे खुश कर देते हैं। नाइन्थ वन है, व्हाट फ्रेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब हिज रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स अबाउट द डैफोडिल्स, यानी कि हमने अब यहाँ से वो वाला फ्रेज सेलेक्ट करना है, डैफोडिल्स के बारे में अक्कासी लम्हात करता है, तो इसमें बेसिकली एक टर्म उसने यूज़ की थी, इनवर्ड आई, यानी कि बातनी आँख। बज़ाहिर तो उसको वो फूल नज़र कोई नहीं आते, वो सिर्फ ख़्यालों में उनको तसव्वुर करता है, ठीक है? तो वो वाले फ्रेज़ के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है, इन अ वेकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी कि जब कभी भी वो बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में होता है, सोचों में डूबा होता है, तो सैड फ़ील कर रहा होता है, तो उस टाइम उसके ज़हन में वो आबी नरगिस का ख़्याल आ जाता है और फिर वो बाद में फिर खुश होता है। लेकिन इसने यहाँ पे हमें फ्रेज़ पूछा हुआ है कि कौन-सा फ्रेज़ है कि जो उन डैफोडिल्स के बारे में अक्कासी लम्हात करता है, तो वो इनवर्ड आई वाला था, ठीक है? और इनवर्ड आई के बारे में जो है इन अ वेकेंट और इन पेंसिव मूड वाली ऑप्शन ठीक बनती है। 10th वन है, यानी कि हमने बताना है कि नज़म में से ऐसी कौन-सी लाइन है जो आबी नरगिस के शायर के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के बारे में बताती है, यानी कि ज़्यादा देर तक रहने वाले असर के बारे में बताती है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि उन आबी नरगिस का शायर के ऊपर कितना लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट था, कितना देर का असर था, इस लाइन से हमें बेहतर पता चल जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके ना मॉडल पेपर में एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स, और इसमें उन्होंने पूछा हुआ है जी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। मॉडल पेपर में उन्होंने आपको कहा हुआ है जी इसमें पर्सोनिफिकेशन, जबकि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ नहीं है, और जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है वो इन्वर्जन है, यानी कि अल्फाज की तरतीब जो है वो आप देखें चेंज है होना। तो इस तरह से चाहिए था कि माई हार्ट फिल्स विद प्लेयर, लेकिन यहाँ पे तरतीब चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल हुई हुई है, जो कि आपकी बुक में नहीं है। एमसीक्यू इससे रेलेवेंट बनता नहीं है, जो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का कर दिया हुआ है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फिट नहीं आता। एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट है डिनोटेशन कॉनोटेशन का। डिनोटेशन के डी से याद रखिएगा कि किसी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है डिनोटेशन। जैसे सांप के बारे में अगर पूछा जाए स्नेक क्या है, तो डिक्शनरी मीनिंग में यही है कि वो एक रेंगने वाला जानवर है, उसके हाथ पैर नहीं है। लेकिन कॉनोटेशन में उसका हिडन मीनिंग आ जाता है, जो फीलिंग या कल्चर की वजह से उसके साथ अटैच होता है। अब उसी वर्ड को हम दोबारा यूज़ करते हैं स्नेक को, तो स्नेक क्या है, दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी फीलिंग की वजह से, इमोशन की वजह से उस वर्ड के साथ अटैच
मैच हो गया। किसी इंसान के लिए भी अगर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो इट मीन्स कि उसका हिडन मीनिंग क्या होगा कि वो दुश्मन है, ठीक है? तो कॉनोटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ हम इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, लोनली और सॉलिटरी की। तो लोनली में आप अकेले हैं, लेकिन उस अकेलेपन से आप जो हैं सैड फ़ील कर रहे हैं और आपको डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। जबकि सॉलिटरी में ये आता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अपनी लोनलीनेस को एन्जॉय कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन नहीं फ़ील हो रहा उस चीज़ की वज़ह से। और आप अपनी मर्ज़ी से भी अकेले रह सकते हैं ना, तो ये उस सेंस में इसके अलावा यहाँ पे न्यूएंस के नाम से एक टर्म यूज़ हुई है और उसका मतलब होता है ज़रा-सा फ़र्क होना, ठीक है? थोड़ा-सा डिफ़रेंस होना। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं, इसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कनोटेशन के बारे में बताना है। गेज़ और स्टेयर में क्या फ़र्क है, शाइन और ग्लेयर में क्या फ़र्क है, होल्ड और कलेक्ट में क्या फ़र्क है। गेज़ में आप किसी को देख रहे हैं, लेकिन आप तारीफ़ी निगाह से देख रहे हैं उसको। अगर आप मुसलसल किसी को देख भी रहे हैं, लेकिन आप उसको एप्रिशिएट करने के सेंस में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को जो है घूर रहे हैं, तो वो स्टेयर में आ जाता है, वो नेगेटिव सेंस में आता है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव कॉनोटेशन में आएगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव कॉनोटेशन में आएगा। फिर उसके बाद शाइन और ग्लेयर है, इन दोनों में लाइट का फ़र्क है, ठीक है? शाइन में भी कोई चीज़ चमक रही है, ग्लेयर में दमक रही है, यानी दोनों में चमक तो रही हैं चीज़ें, लेकिन शाइन में पॉजिटिव कनोटेशन है, यानी कि वो चीज़ ऐसी है कि जो कि आपकी आँखों को इरिटेट नहीं कर रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं चमक रही कि आपकी आँखों में चुभन ही महसूस होने लग जाए। जबकि ग्लेयर में ऐसे है कि वो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ चमक-दमक रही है कि वो आपकी आँखों में चुभने लग जाए, इरिटेशन पैदा करे। तो इसलिए इन दोनों में ये फ़र्क है। होड़ और कलेक्ट में क्या फ़र्क है? कलेक्ट में भी आप चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, होड़ में भी करते हैं। होड़ नेगेटिव कनोटेशन में आ जाता है। इसमें आप चीज़ों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, चाहे वो टूटी-फूटी हैं, बेकार हैं और आप उसको बस इकट्ठा करते जा रहे हैं और आपने जो है एक मेस क्रिएट किया हुआ है। एक और इसका नेगेटिव मीनिंग ये भी आता है चीज़ों की होर्डिंग करना, ज़हीर-अंदोज़ी करना और अक्सर दुकानदारों को आपने देखा है कि वो चीज़ों को होर्ड कर लेते हैं, ज़हीर-अंदोज़ी कर लेते हैं और उनकी एक नेगेटिव इंटेंशन ये होती है आर्टिफ़िशियल शॉर्टेज क्रिएट करना। जैसे अक्सर कहा कहा जाता है जी आटे की कमी हो गई है, चीनी की कमी हो गई है। असल में होती नहीं है, लोग उसको ज़हीरा कर लेते हैं और इसका मकसद ये होता है जब कोई चीज़ कम दिखेगी तो इट मीन्स कि लोग उसकी हाई प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। तो होड़ का ज़हीरा अंदोज़ी के सेंस में उस तरह से भी मीनिंग आता है। जबकि कलेक्ट में ये है कि आप चीज़ों को जो है कलेक्ट कर रहे हैं किसी वैल्यू के लिए, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं। तो कलेक्शन जो है पॉज़िटिव सेंस में आ जाता है, जबकि होड़ नेगेटिव सेंस में आता है। नेक्स्ट डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं और इसमें सबसे पहले सिमिली है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज़। दो मुख्तलिफ चीज़ों को आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उसके लिए लाइक या एज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। एग्जाम्पल है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। Explanation है the poet compares his loneliness to a cloud drifting in the sky, emphasizing his sense of isolation and aimlessness. तो यहाँ पे शायर ने शुरू में अपने आप को एक बादल से कंपेयर किया था और एज अ क्लाउड जब यूज़ हुआ होगा तो इट मीन्स कि एज आ गया तो सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। यानी कि आप जानवरों को, चीज़ों को, ख़यालात को इंसान की खसूसियात दे दें, तो उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन या आसान लफ्ज़ों में नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स देना। इंसान नहीं है लेकिन आप उसको इंसान की खूबी दे रहे हैं, उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। पोएम में से आपके पास एग्जांपल क्या है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज़। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ की शक्ल में पेपर में आ सकता है कि ये किसकी एग्जांपल है, ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। अब फूल जो हैं वो झूम रहे थे, रक़्स कर रहे, तो असल में ऐसा तो नहीं होता, ये ऐसा तो ये तो इंसान की खूबी है। तो जो है हमने फूलों को इंसानों की करैक्टरिस्टिक दे दी, उसकी क्वालिटी दे दी कि वो झूम रहे थे, वो रक़्स कर रहे थे हवा में। तो इट मीन्स कि हमने नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दिए, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज़ इफ they were dancing which makes the sense more lively and relatable, conveying a sense of joy and moment। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि वो खुश हैं, वो हरकत कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता, वो बस लहरा रहे होते हैं हवा में, उसको हम कह रहे हैं जी वो तो रक़्स कर रहे हैं।
तो हम उनको इंसानों की खसूसियात दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टर्म यूज़ हुई है। उसके बाद है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है चीज़ों को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट meant टू बी टेकन लिटरली, यूज्ड फॉर ग्रेट एम्फेसिस और इफेक्ट। जब हम किसी चीज़ के असर को बढ़ाने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे हाइपरबली इस्तेमाल हुई है। एग्जाम्पल क्या है, 10,000 आई एट अ ग्लांस, यानी कि एक ही नज़र में मैंने 10,000 फूल देख लिए। तो अब असल में उसने गिने तो नहीं थे कि वो 10,000 फूल थे, सिर्फ इफ़ेक्ट को ज़्यादा बताने के लिए कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, तो इस वजह से ये टर्म यूज़ हुई है जी 10,000। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? हाइपरबली की एग्जाम्पल है। वर्ड्सवर्थ exaggerates the number of references to highlight the overwhelming beauty and impact of the scene on him. रेफर क्या होता है कि a figure of speech that directly refers to one thing by mentioning another implying a symbolic comparison. दो चीज़ों के दरमियान आप कंपैरिजन करते हैं लेकिन उसके लिए आप एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बयान करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है जी, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की। तो इनवर्ड आई से मुराद बातनी आँख होती है, यानी कि जब हम गुल नरगिस को लिंक करते हैं शायर के साथ, तो वो अगर उनको नहीं भी देख रहा होता, जब कभी भी वो तन्हा होता है, जब कभी वो सैड फील कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल मूड में होता है, तो उस वक़्त उसकी बातनी आँख होती है, मतलब कि वो ज़ाहिरी तौर पे तो गुल नरगिस को नहीं देख रहा, लेकिन अपने ज़हन में, अपने ख़यालों में कहीं वो उनको देख रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे जो इनवर्ड आई का टर्म यूज़ हुआ है ना, वो मेटाफर है, ठीक है? तो पेपर में अगर वो आपसे पूछते हैं कि ये इसमें कौन-सी जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, तो आप बताएँगे कि इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। द इनवर्ड आई इज़ अ मेटाफर फॉर द पोएट्स मेमोरी और इमेजिनेशन, सजेस्टिंग दैट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स इज़ विविड एंड स्ट्राइकिंग। यानी कि उसके दिमाग में वो ख़यालात आ रहे होते हैं। अब अगर वो बाद में नहीं भी गया आबी नरगिस को देखने, लेकिन वो एक दफ़ा जो उसने उनको देखा, तो वो उसके ज़हन पे बिल्कुल इस तरह से इम्पैक्ट कर गई कि दोबारा कभी भी वो जब थॉटफुल मूड में होता है, जब कभी भी पेंसिव मूड में होता है, तो उसके ज़हन में वही ख़यालात आते रहे। तो इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर इस्तेमाल। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि जो अल्फाज बिल्कुल पास पास होते हैं उनमें आप देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होगी वो सेम होगी और रिपीट हो रही होगी, तो उसको कहते हैं अलिट्रेशन। मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है, और उनके रिपीट होने का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, यानी कि यहाँ पे आप अगर देखें बी की साउंड को देखें ब, ठीक है, बिसाइड में, और आगे आप बीनीथ को देखें तो बीनीथ में भी ब की साउंड रिपीट हो रही है। एसोनेंस क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ ऑल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, जो लफ्ज़ पास-पास हैं उनमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है? वावल साउंड रिपीट हो रही है। अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही थी, एसोनेंस में वावल साउंड रिपीट होगी, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई साउंड रिपीट हो रही होगी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया कि ओ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। होस्ट में भी ओ है, ऑफ में भी है, गोल्डन में भी है, डैफोडिल्स में भी है। तो ओ की साउंड का रिपीट होना क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है। पेपर में ये आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है? डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस। मुसन्निफ़ या शायर ज़रात क्या करते हैं कि इंसान की 5 सेंसेस की बेस पे ना ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए। 5 सेंसेस कौन-कौन सी हैं? देखने की हिस्सा है, सूंघने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, छूने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है। तो वो वर्ड्स ही इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि हमारे दिमाग में उस चीज़ का इमेज क्रिएट हो जाता है। जैसे हम अगर ये बात करें कि सर्दियों की तारीक रात थी, बर्फ़बारी हो रही थी, तारीक जंगल था, अचानक से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, तो हमें इन वर्ड्स के थ्रू ही वो चीज़ें फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे ज़हन में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा। मेंटल इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं, इसको कहते हैं इमेजरी। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, नज़म से क्या एग्जाम्पल है? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे सितारे हों मुसलसल और लगातार, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो कहकशां पे दमकते हों, चमकते हों। तो इसके ज़रिए हमारे ज़हन में इमेज क्रिएट किया गया है कि कैसा सीन होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? वर्ड्सवर्थ यूजेस विजुअल इमेजरी
to describe the daffodils as a vast twinkling field similar to stars in the night sky, enhancing the reader's visualization of the scene। क्या आप अपने जहन में इमेज क्रिएट करें कि कैसा हुआ होगा, जो पोइट ने ऑब्जर्व किया था, उसने देखा था, तो वो आपके जहन में किस तरह से वो क्रिएट करेगा अपने अल्फाज के ज़रिए, ठीक है, और उन अल्फाज में वो 5 सेंसेस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। नेक्स्ट में हमने इसी चीज़ को अप्लाई करना है, सिमिली जो है उसका हमने ख्याल रखते हुए देखना है कि कौन सी टर्म यूज़ हो सकती है, कौन सी ऑप्शन राइट है। तभी भी स्किन वाज एज सॉफ्ट एज, तो सॉफ्टनेस किससे शुरू होगी, सिल्क से, तो सी ऑप्शन ठीक है। सेकंड वन है द विंड डैश थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स, तो इसमें विंड क्या कर रही थी, डांस्ड थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। थर्ड वन है आई वॉज सो हंग्री आई कुड ईट अ डैश, इसमें आपने हाइपरबोली का इस्तेमाल करना है। हॉर्स वाली टर्म ठीक है कि मुझे इतनी भूख लगी कि दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है, लेकिन ये असल में नहीं होगा, ये सिर्फ चीज़ों को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है इसमें। फोर्थ वन है इसमें इमेजरी का यूज़ होना है, द स्काई वाज पेंटेड विद ह्यूज़ कहते हैं रंगत को, ऑफ पिंक एंड डैश एट द सनसेट, तो पिंक एंड ऑरेंज आएगा। इस तरह इन कलर्स के ज़रिए हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट किया गया कि आसमान पे सनसेट का मंजर कैसे दिखता है। मेटाफर है टाइम इज़ अ ग्रेट डैश, हीलर इसकी राइट ऑप्शन है डी वाली, ठीक है, यानी कि वक्त जो है वो जहमों को भर देने वाला है। और एसोनेंस में क्या है कि हमने वाउल लेटर्स देखने कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, वाउल लेटर या वाउल साउंड जो है वो कहाँ पे रिपीट हो रही है। द लेजी डैश सैट ऑन अ मैट, तो इसमें ए की साउंड रिपीट हो रही है, तो हमने ऑप्शन में से भी ए वाली ही सिलेक्ट करनी है। वर्म, बस और माउस, इनमें ए नहीं आ रहा, कैट में ए आ रहा है, तो कैट ही फिट आता है, द लेजी कैट सैट ऑन अ मैट, ठीक है, आप इसको बोल के भी देखें तो यही फिट आता है। उसके बाद है अलिट्रेशन, द कोल्ड क्रिस्प डैश स्नो क्रंच्ड अंडर फूड, अब इसमें आपने देखा कि अलिट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना देखा था, सी की साउंड रिपीट हो रही है, उस लिहाज से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाती है, दो ऑप्शन पहले वाली बचती है, कलरफुल और क्लीन। अब स्नो आगे यूज हुआ है, इट मीन्स के कलरफुल तो नहीं होगी स्नो, तो क्लीन वाली ऑप्शन ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरन क्या होते हैं। यूफेमिज्म में क्या होता है कि आप किसी से सख्त अल्फाज कहने की बजाय ना उनके मुतबादिल नर्म अल्फाज इस्तेमाल करें। A euphemism is a mild or an indirect word or an expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing। अगर आप किसी नाखुशगवार या शर्मिंदगी का बायस बनने वाली चीज़ का जिक्र करना चाहते हैं और उसके लिए बड़े कुछ सात अल्फाज जो हैं वो होंगे, लेकिन आपने उनका मुतबादिल इस्तेमाल करना है, ऐसे अल्फाज जो कि बहुत ही सॉफ्ट हों, पोलाइट हों, तो इसको कहते हैं यूफेमिज्म। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, अब कोई बंदा फोत हो गया, तो अगर आप कहें वो मर गए तो ये हार्श होगा, सख्त होगा, सख्त अल्फाज होंगे। उसकी बजाय अगर आप कहते हैं वो फोत हो गए, ठीक है, तो पास्ट अवे की टर्म जो है वो सॉफ्ट है, तो ये आपने मुतबादिल इस्तेमाल किया, सख्त अल्फाज का मुतबादिल नरम अल्फाज इस्तेमाल करना, तो यूफेमिज्म यही कहलाता है। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड, यानी कि फायर्ड की बजाय आप यूज़ करेंगे लेट गो। उसके बाद ओल्ड पर्सन की बजाय आप यूज़ करेंगे सीनियर सिटीज़न। जो भी सख्त अल्फाज हैं उनकी बजाय नर्म अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यूफेमिज्म कहलाएगा। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या होता है, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़। अब होता क्या है कि दो ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम अल्फाज मुतज़ाद नहीं पढ़ते, दिन रात, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, तो ये टर्म्स कैसी हैं, एक लफ्ज़ है और आगे वाला लफ्ज़ उसका मुतज़ाद है, इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। बिटर स्वीट्स, डेफनिंग साइलेंस, जंबो श्रिम्प। बिटर का मतलब होता है कड़वा, स्वीट होता है कि मीठा होना, तो बिटर स्वीट्स यानी कि दो ऑपोजिट टर्म्स आपने इकट्ठे इस्तेमाल की हैं। डेफनिंग साइलेंस में होता है कि कोई चीज़ बहुत ऑकवर्ड है, या तो इतना ज़्यादा शोर है कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, ठीक है, और या बिल्कुल खामोशी है। जंबो श्रिम्प में क्या होता है, एक चीज़ बहुत बड़ी है, एक चीज़ बहुत छोटी है, सही है, तो बड़ा छोटा होना है, तो आप इन दो ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा इस्तेमाल करें तो ये आता है ऑक्सीमोरन में। कंपाउंड प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन में डेफिनेशन देख लेते हैं। आर फ्रेजेस कंसिस्टिंग
ऑफ मोर देन वन वर्ड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल प्रपोजिशन, यानी कि एक से ज़्यादा अल्फाज होंगे लेकिन वो मिल के सिंगल प्रपोजिशन की तरह ही एक्ट कर रहे होंगे. दे ऑफ्टन इंक्लूड वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, फॉर, टू, ऑफ, विद कंबाइंड विद एन अदर वर्ड और अ फ्रेज, यानी कि इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, टू, विद, ये वाले जो अल्फाज, ये वाली जो सिंगल प्रपोजिशन है ये कुछ और वर्ड्स के साथ मिलके या किसी और फ्रेज के साथ मिलके यूज़ हो रही होगी. एग्जाम्पल है इसमें अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ. तो ये सारी टर्म्स जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने यूज़ करके भी बताई हुई हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा. तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें बताना है कि कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सी है. अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. तो इसमें अकॉर्डिंग टू को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, इसमें एक से ज़्यादा अल्फाज हैं प्रपोजिशन के. टू किसके साथ इस्तेमाल हुआ, अकॉर्डिंग के साथ मिलके, तो मिल गए तो कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई. द पार्क इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी. इन फ्रंट ऑफ जो है ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, इसको अंडरलाइन करेंगे. शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर. ऑन बिहाफ ऑफ को अंडरलाइन करेंगे. वी वर लेट फॉर द स्कूल ड्यू टू द हैवी रेन. ड्यू टू को अंडरलाइन करेंगे. इन एडिशन टू हिज एकेडमिक वर्क ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स. इन एडिशन टू को अंडरलाइन करेंगे. इन स्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड. इन स्पाइट ऑफ को अंडरलाइन करेंगे. फिर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप इनके सेंटेंसेस बनाएं. तो ऊपर आपके पास एग्जांपल्स हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से इनकी सेंटेंस मेकिंग करनी है. यहाँ पे बने भी हुए हैं सेंटेंसेस, ठीक है, आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं. प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं कि प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद नाउन यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन यूज़ किया जाता है या नाउन फ्रेज यूज़ किया जाता है. और मकसद ये होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके वक्त के बारे में, लोकेशन के बारे में, डायरेक्शन, कॉज, मैनर या कंडीशन के बारे में. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर गिवन है, प्रपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन गिवन होता है. टाइम के लिहाज से देखा जाए तो बिफोर और ड्यूरिंग है. वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग. अगर उन्होंने पेपर में आपको बिफोर द मीटिंग को अंडरलाइन करके दे दिया तो आपने क्या करना है, बिफोर को एज अ टाइम कंसिडर करना है और टाइम के लिहाज से आपने इसको फिर प्रपोजिशन में कंसिडर करना है. और बिफोर द मीटिंग पूरा जो होगा वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके बाद ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग भी वक्त को शो कर रहा होता है. शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द समर. अगर ड्यूरिंग द समर को अंडरलाइन करके दें तो इसमें ड्यूरिंग जो है वो वक्त के लिहाज से आपने इस्तेमाल किया है तो, और द समर साथ ऐड हो गया, ये फ्रेज बन गया. तो ये कौन सा फ्रेज है, वक्त के लिहाज से या टाइम के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेज है. लोकेशन इन या ऑन हो सकती है. दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, द कीज आर ऑन द टेबल. इन द पार्क लिखा हो, ऑन द टेबल इसको अंडरलाइन करके दिया हो तो आप कहेंगे ये लोकेशन के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेज है. डायरेक्शन क्या है, टू या टूवर्ड्स लिखा होगा. ही वेंट टू द स्टोर, दे वॉक टूवर्ड्स द माउंटेन. अगर टू द स्टोर को अंडरलाइन कर दें, टूवर्ड्स द माउंटेन को अंडरलाइन कर दें और पूछें ये क्या है तो ये डायरेक्शन के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेज है. कॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, कोई वजह आप बता रहे होंगे. तो द गेम वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की वजह से खेल को मुलतवी कर दिया गया. ड्यू टू ही वॉज एबसेंट ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी की वजह से वो गैर हाजिर था. तो इसमें हमने वजह बताई तो ये वजह के लिहाज से अब देखें बिकॉज ऑफ द रेन और ड्यू टू हिज इलनेस ये क्या हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉज. मैनर क्या है, विद अ स्माइल बाय हैंड. शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल. द इन्विटेशन वॉज डिलीवर्ड बाय हैंड. विद अ स्माइल, बाय हैंड, ये मैनर के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो जाएंगे. कंडीशन, इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ. इन द केस ऑफ फायर यूज द इमरजेंसी एग्जिट. इन केस ऑफ फायर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन. इन द इवेंट ऑफ क्या है, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी कॉल 1122. तो इन द इवेंट क्या है, इन द इवेंट ऑफ क्या है, कंडीशन के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेज है. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, दीज प्रपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब नाउन्स. एडजेक्टिव फ्रेजेस भी प्रपोजिशनल फ्रेजेस ही होते हैं लेकिन ये किसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होगा. द बुक ऑन द शेल्फ इज़ इंटरेस्टिंग. अब ऑन द शेल्फ जो लिखा हुआ है ना, यानी वो किताब जो कि शेल्फ पे पड़ी हुई है वो दिलचस्प है. तो ऑन द शेल्फ जो है बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. उससे पीछे मतलब ऑन द शेल्फ को अगर अंडरलाइन करके दें और उससे पीछे आपने देखा क्या लिखा हुआ, नाउन है, बुक है, तो बुक की डिटेल बता रहा है फर्दर, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा. द बॉय विद द रेड हैट इज़ माई ब्रदर. वो लड़का जिसने सुर्ख रंग की हैट पहनी हुई है वो मेरा भाई है. तो इसमें विद द रेड हैट को अगर वो अंडरलाइन करके आपको दे दें पेपर में और उससे पीछे आप देखें तो बॉय लिखा हुआ है, नाउन है, तो नाउन के बारे में इजाफी मालूमात आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है. नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन
किसके ज़रिए मिलती है हमें? एडजेक्टिव के ज़रिए मिलती है, तो ये फ्रेज़ कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा। लेकिन असल में ये है एक प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ ही है, क्योंकि ऑन और विद देखें इसमें प्रीपोज़िशन लगी हुई है ना। यानी ये बायक वक्त प्रपोजिशनल फ्रेज भी है, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। मतलब एडजेक्टिव फ्रेज उसी के आगे से कह लें टाइप है। फिर एडवर्ब फ्रेज भी होता है। द प्रपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। अब ये बी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, लेकिन वर्ब्स को एक्सप्लेन करेंगे या एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को एक्सप्लेन करेंगे। शी सैंग विद जॉय। अब विद जॉय को अंडरलाइन करके दिया जाएगा और उससे पीछे सैंग लिखा जो कि वर्ब है। वर्ब के मीनिंग में कौन सा फकत है? एडवर्ब। अब एक वर्ड तो है नहीं है, ये एक से ज़्यादा है। तो विद जॉय क्या हो जाएगा? एक तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, दूसरा ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल। अब इसमें अराइव्ड के मीनिंग में किसने इजाफा किया? आफ्टर स्कूल ने। तो आफ्टर स्कूल क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है? एडवर्ब फ्रेज कौन सा है? द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। अब इसमें ऑन द शेल्फ को अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा। उससे पीछे आप देखिए क्या लिखा हुआ? बुक नाउन है, नाउन के मीनिंग में कौन सा करता है? एडजेक्टिव। तो ये फ्रेज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। शी रिसाइटेड विद ग्रेस को अंडरलाइन करके दिया जाएगा। उससे पीछे देखिए क्या लिखा है? रिसाइटेड वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। दे ट्रेवल्ड टू द माउंटेन्स को अंडरलाइन करके दिया जाएगा। उससे पीछे देखें क्या है? ट्रेवल्ड लिखा हुआ है, तो वर्ब के मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। द कैट अंडर द टेबल इज स्लीपिंग। अंडर द टेबल को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उससे पीछे कैट है। नाउन के मीनिंग में किससे इजाफा होता है? एडजेक्टिव से। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ही अराइव्ड आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर को अंडरलाइन करके दिया जाएगा, उससे पीछे क्या है? अराइव्ड वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। ऑन द वॉल को अंडरलाइन करके दिया जाएगा, उससे पीछे क्या? पेंटिंग, जो कि नाउन है, नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रीवियस नॉलेज की बिना पे आप ये 5 सेंटेंसेस बना के देखेंगे आया कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं।